हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो डेली शाम को 7:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई पे रहे महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आकाशवाणी और उत्तर प्रदेश सरकार की जो ट्विटर हैंडल है, जिसको आप एक्स कहते हैं, तो एक्स से संबंधित जो उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न चीज़ें वहाँ पर प्रकाशित करती है, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ से महत्वपूर्ण डाटा जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं वो सब अपने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे एक आपको समग्रता मिल सके पूरे वीडियो में। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर जो करंट अफेयर का बर्डन है उस बर्डन को खत्म किया जाए, और उस बर्डन को खत्म करने के लिए करंट अफेयर आपको पढ़ाया भी जाता है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, प्रतिदिन आपको टेस्ट भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है और एक पैकेज के फॉर्मेट में इसको तैयार करके रखा गया है। और ये पैकेज की जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो 1 साल की है। 1 साल तक आप कभी भी जब आपका मन करे आप ओपन करिए, बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट लगा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। यहाँ पर देखा जाए आरओ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश में आयोजित किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए जो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर है वो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले एक सूचना है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आरओ की परीक्षा है, ठीक है, आरओ की परीक्षा जो है, अब देखा जाए तो करीब करीब 87 से 88 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 87-88 दिन बचे हुए हैं आरओ की परीक्षा के लिए, और यहाँ पर एक गोल्डन टाइम है, प्रिपरेशन का एक गोल्डन टाइम है। अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। पढ़ने के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका पढ़ा हुआ आपको कितना आता है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको टेस्ट लगाने होंगे, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना होगा। अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करना होगा तो घटना चक्र आपके लिए लेकर आया है 2500 प्रश्नों के एक अनूठी श्रृंखला। यहां पर देखा जाए तो 50 सेट है। मैं आपको पहले बता दूं, यहां पर ये जो 50 सेट है, इन प्रत्येक सेट में देखा जाए 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है, और प्रत्येक सेट में देखा जाए तो 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न कैसे, जैसे 200 प्रश्न का जो आपका पेपर होता है, उस 200 प्रश्न के पेपर को हम लोगों ने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में, ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सके। आप टेस्ट देने जाते हैं तो सप्ताह में सिर्फ 1 दिन जाते हैं और 1 दिन टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद में उसका स्कोर लेकर सप्ताह भर परेशान रहते हैं। या तो अच्छा स्कोर आया तो सप्ताह भर प्रसन्न, और खराब स्कोर आया तो सप्ताह भर आप चिंतित रहते हैं कि स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है, परीक्षा का टाइम चल रहा है। तो इस वजह से ये सारे जो आपके डायलेमा है वो दिमाग से दूर रहे, दुविधाएं दूर रहे। प्रत्येक दिन आप जो टेस्ट है अटेम्प्ट करिए, प्रत्येक दिन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेली बूस्ट होता रहेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखकर प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न है। हर टेस्ट में देखा जाए तो हिंदी और जीएस के प्रश्नों को समाहित किया गया है। 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर देखा जाए तो हर सेट में 50 जो 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे और 35 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के होंगे। और जीएस में जो 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन 35 क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 प्रश्न रीजनिंग के भी होंगे, जो एक निर्णायक भूमिका अदा करता है आपकी आरओ की प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, और करंट अफेयर के 4 प्रश्न यहां पर समाहित होंगे। ऑनलाइन टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ आप इस टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। कितने में है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टेस्ट है कितने में। ये टेस्ट आपको मिल जाएगा 299 में। ठीक है, 299 में ये 2500 प्रश्न, 2500 प्रश्न आप अवेल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब आप चाहें तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीट कोड बताता हूं। चीट कोड ये है कि आप इसको, आपको 299 भी पे करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है, संस्था के द्वारा भी देखा जाए कूपन कोड का ऑफर चल रहा है। ठीक है, कूपन कोड का ऑफर चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप गूगल ओपन करिएगा, SSGCP सर्च करिएगा, हमारा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन टेस्ट में। कहां पर, ऑनलाइन टेस्ट में। ऑनलाइन जब आप आरओ का टेस्ट खरीद रहे हो तो आपको ऑनलाइन टेस्ट में जाना है, और आप वीडियो लेक्चर परचेज करना चाहते हैं, जो हमारा वीडियो लेक्चर वाला पैकेज है करंट अफेयर का, उसको आपको परचेज करना है तो आपको वीडियो लेक्चर में जाना है। ठीक है, अभी हम आरओ पे बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट ओपन करेंगे, और जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट आप ओपन करते हैं
सबसे पहले आपको यहां पर दिख जाएगा 50 सेट की अनूठी श्रृंखला 299 में। ठीक है, यहां पर सारे सेट लगे हुए हैं लगातार, आप जाके देख सकते हैं और टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डेमो के तौर पर जो पहला टेस्ट है वो पहला टेस्ट लगा हुआ है। यहां पर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर सेल प्राइस दिख रहा है 299। इसके बगल में एक कॉइन का ऑप्शन होगा। आपने किताब खरीदी होगी घटना चक्र की, पूर्वावलोकन खरीदी होगी, निरंतर दृष्टि खरीदी होगी, कोई किताब आपने खरीदी होगी। ठीक है, उस किताब के आगे क्यूआर कोड दे रखा है, उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपके वॉलेट में कॉइन आ जाएगा और उसी कॉइन को यहां पर टिक कर देना। तो ये प्राइस जो है, ये प्राइस घट जाएगा। यहां पर देखा जाए करीब 269, संभवतः 269 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 299 भी पे नहीं करना है, 30 रुपए आपके और बच जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिन भर बैठ के आपको जब समय मिले तो दिन भर में आप कभी भी आपको समय मिल रहा है तो उसको आप अवेल करके टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर करंट अफेयर जो अप्रैल का पैकेज है उसके बारे में बता देते हैं, आपको कुछ जानकारी है। सब कुछ सिर्फ 25 रुपए में क्या क्या चीजें मिल रही है करंट अफेयर के पैकेज में। डेली आपको वीडियो क्लासेस मिलती है, डेली क्लास की पीडीएफ और पीपीटी आपको प्रोवाइड की जाती है, डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है और 10 एमसीक्यू का प्रतिदिन टेस्ट होता है। महीने के एंड में देखा जाए तो करंट की कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दी जाती है और एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का। और ये पूरा पैकेज जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। ठीक है, लैंग्वेज का कोई भी बाधा आपके सामने है नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सर हम तो इंग्लिश हमको समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। यहां पर पूरा मैटर जो है बाइलिंगुअल है। ठीक है, पीडीएफ पीपीटी इत्यादि डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है। जब आप परचेज करिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दीजिए, वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, चर्चा करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस, जो आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। चर्चा कर लेते हैं आयुष्मान भारत दिवस के ऊपर। आयुष्मान भारत योजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं में से एक है। भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं में से एक है आयुष्मान भारत योजना। और उसी आयुष्मान भारत योजना के प्रति अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से देखा जाए तो हर साल 30 अप्रैल का जो दिन होता है इसको आयुष्मान भारत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 की स्वास्थ्य सेवा पहल आयुष्मान भारत योजना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत ही 30 अप्रैल 2018 को हुई थी। 30 अप्रैल 2018 को शुरुआत हुई थी। इसी वजह से देखा जाए जो 30 अप्रैल का दिन है, इस 30 अप्रैल को दिन को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस के रूप में। आगे चर्चा कर ले, इस योजना के तहत हर साल पीएम जो आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत देखा जाए तो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त सेवा कवरेज दिया जाता है। सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से रोगियों को 15 दिन की प्री हॉस्पिटल केयर और 3 दिन की प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर भी प्रदान करती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो रोगी होते हैं उनको 15 दिन का प्री हॉस्पिटल केयर भी प्रोवाइड किया जाता है इसी योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ 3 दिन के लिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी क्रम में देखा जाए तो जो आयुष्मान दिवस है ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। त्रिनिदाद और टोबैगो की भारतीय मूल की प्रधानमंत्री, चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, बिहार की रहने वाली है। बीपीएससी के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट। कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति जब किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता है तो वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और यहां पर ये तो प्रधानमंत्री बन रही है, इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण इनका नाम हो जाता है। बिहार के बक्सर के भेलपुर गांव की बेटी कमला प्रसाद विशेषर, इनका नाम क्या है? कमला प्रसाद विशेषर। परीक्षा वहां से क्या पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रही कमला प्रसाद विशेषर बिहार के किस जिले से संबंधित है? बक्सर जिले की रहने वाली है। बक्सर और गांव पूछ लेगा बीपीएससी में, यूपीपीसीएस पूछेगा तो जिला पूछ लेगा और बीपीएससी पूछेगा तो बक्सर के किस गांव की रहने वाली है वो गांव का नाम पूछ लेगा। और इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। ठीक है, तो बिहार के बक्सर के भेलपुर गांव की बेटी कमला प्रसाद विशेषर के नेतृत्व वाली पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने 28 अप्रैल को त्रिनिदाद टोबैगो देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव में 41 में से 25 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त की। ठीक है, आगे चर्चा करें। कैरेबियाई सागर इलाके के देश त्रिनिदाद टोबैगो में
साल 2010 से 2015 तक कमला प्रसाद विशेषर वहां की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। यहां पर देखा जाए जो कमला प्रसाद विशेषर है वो इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और ये त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके परदादा जो थे, इनका नाम क्या था? राम लखन मिश्र। क्या नाम था? राम लखन मिश्र इनके परदादा का नाम था। अंग्रेज बिहार के, ठीक है, यहां पर राम लखन मिश्र को अंग्रेज जो थे उस टाइम बिहार के बक्सर से जबरदस्ती गिरमिटिया मजदूर के रूप में कैरिबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो ले गए थे। ठीक है, तो यहां इनके दादा को देखा जाए, परदादा को गिरमिटिया मजदूर के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा त्रिनिदाद और टोबैगो ले जाया गया था। अब देखा जाए फिर उसके बाद पीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, किस्मत चमका, आज त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा रैपिडो के बीच समझौते यहां पर हस्ताक्षर हुआ है। यहां पर जो जैसे ओला, रैपिडो वाहन कंपनियां जो है, ठीक है, तो उसमें देखा जाए परीक्षा में से पूछ सकता है कि किस वाहन कंपनी के साथ समझौता हुआ है, तो रैपिडो के साथ समझौता हुआ है रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चर्चा कर ले पॉइंट पर। देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय और रैपिडो के बीच 29 अप्रैल को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह करार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र में? जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र है उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सशक्त करने के उद्देश्य से ही ये समझौता किया गया है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से। आगे देखें, जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है ये देश भर में नौकरी चाहने वाले नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक सशक्त मंच बन चुका है वर्तमान में। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल माई भारत, ई श्रम, सिद्ध और उसके बाद हम चर्चा करें MEA, ई मार्गरेट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है। इस पोर्टल पर देखा जाए तो 1.75 करोड़ से अधिक सक्रिय नौकरी खोजने वाले और 40 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ता है। ठीक है, जिनको नौकरियां चाहिए, मतलब कोई ऐसी पार्ट टाइम जॉब या कुछ आप खोज रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। कॉमर्शियल वाहन में कूड़ेदान रखना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने यह घोषणा की है कि अब हिमाचल प्रदेश में चलने वाला कोई भी कॉमर्शियल वाहन है उसमें अनिवार्य रूप से आपको डस्टबिन रखना होगा, कूड़ेदान रखना होगा। ठीक है, कूड़ेदान आप नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। चर्चा कर ले, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने सभी कॉमर्शियल वाहनों में कूड़ेदान रखना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम देखा जाए, जो यह नियम बनाया है, तो यह नियम 29 अप्रैल 2025 से लागू हुआ ताकि सड़कों पर कचरा फेंकने की समस्या को रोका जा सके और प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। इनको नहीं, ठीक है, इनको नहीं लगाने पर कॉमर्शियल व्हीकल को 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल है वो अपने वाहन में कूड़ादान नहीं रख रहा है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है। साथ ही साथ देखा जाए, इसी तरह जो व्यक्ति इधर उधर कूड़ा फेंकता है और पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, 1500 रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जाएगा। और ये पॉइंट आप कहां मेंशन कर सकते हैं? जब आप कचरा प्रबंधन से संबंधित, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन से संबंधित सवाल आते हैं, वहां पर आप एज अ केस स्टडी एग्जाम्पल के तौर पर इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है कि कौन सा राज्य है जिसने हर जो कॉमर्शियल वाहन उसमें कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन दे देगा 4, आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन आप अपने मुख्य परीक्षा में इन प्रश्नों का यूज कैसे कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही आपसे परीक्षा में ठोस कचरा प्रबंधन या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सवाल पूछे तो आप तुरंत लिखिए कि हाल ही में एक बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स में आंसर लिखिएगा, तुरंत एग्जाम्पल लिखिएगा केस स्टडी के तौर पर। ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि हर कॉमर्शियल वाहन में आपको कूड़ेदान रखना अनिवार्य करना होगा और इसका पालन न करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जुर्माने का प्रावधान किया गया। जिसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य आपने लिख दिया, बॉक्स बना के लिख दिया, चीजें क्लियर हो गई, एग्जामिनर पढ़ा, प्रसन्न हो गया, नंबर दे दिया उसने, आपको फ्री के नंबर परोस के देगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें। एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट पहली बार शामिल। ठीक है, एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है ये पहली बार शामिल किया गया है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले निम्नलिखित में से कौन सा खेल
एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 की खबर है आज सुबह की। और इस बार जो एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आईची नागोया में आयोजित किया जा रहा है। 2026 में आयोजन होगा आईची नागोया में। कौन सा संस्करण है? ठीक है, तो ये 20वां संस्करण है, 20वां संस्करण। आईची नागोया जापान में आयोजित किया जा रहा है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि आयोजन से संबंधित जो सवाल होते हैं ना वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, कि कौन सा इवेंट किस देश में होने वाला है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट जो होते हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें यहां पर, तो 28 अप्रैल को नागोया सिटी हॉल में AINAGOC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 41वीं मीटिंग के दौरान देखा गया कि एक फैसला लिया गया कि एशियाई खेलों में मिक्स्ड डबल मार्शल आर्ट पहली बार शामिल करने को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। साथ ही साथ यहां पर एक इवेंट और हुआ है जो क्रिकेट है। ठीक है, इसको 2026 एशियन गेम्स के लिए रिटेन किया गया है। आप यहां पर एक खास बात देखिए कि 20 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। क्रिकेट एशिया में बहुत पॉपुलर है। साउथ एशिया में देखा जाए तो साउथ एशिया में तो क्रिकेट दीवानगी ही अलग लेवल की है। ठीक है, IPL, फिर उसके बाद PSL और WPL, बहुत से क्रिकेट के इवेंट चलते रहते हैं। 50-50, टेस्ट, T20, T10, गली क्रिकेट, फिर कुछ दिन बाद वन बॉल का क्रिकेट हो जाएगा। तो क्रिकेट का बहुत क्रेज है। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए यहां पर अब तक सिर्फ 4 बार ही एशियाई खेलों में क्रिकेट को खेला गया है। ठीक है, तो यहां पर इस बार 2026 में एशियन गेम्स में फिर से क्रिकेट को रिटेन कर लिया गया है। ग्वांगजाओ 2023, ठीक है, इंचियोन 2014, हांगजाओ 2023 के बाद यह चौथा मौका है। 2003, यहां 2003 होगा। ठीक है, 2003। दो 2010 होगा। ठीक है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। ग्वांगजाओ 2010, इंचियोन 2014 और हांगजाओ 2023 के बाद यह चौथा मौका होगा जब क्रिकेट एशियन गेम्स का हिस्सा होगा। ठीक है, क्रिकेट जो है वो एशियन गेम्स का हिस्सा होगा। आगे चर्चा कर ले। एशियाई खेल 2026 जापान के आईची और नागोया प्रांत में 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 2026 में जापान में आयोजित किया जाएगा एशियाई खेलों का। चलिए आगे देखें। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कौन सा है? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? चर्चा कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने देश के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को सफलतापूर्वक जारी करके संधारणीय बुनियादी ढांचे और शहरी लचीलेपन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखा जाए इससे अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP, ठीक है, तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। 40 MLD की उपचार क्षमता के साथ ये TSTP का एक विशाल 95 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो गाजियाबाद में 1400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की उपचारित पानी पहुंचाता है। यह प्लांट सुनिश्चित करता है कि अपशिष्ट जल बर्बाद ना हो। जो अपशिष्ट जल होते हैं, ये प्लांट यह सुनिश्चित कर रहा है कि जो अपशिष्ट जल है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो अपशिष्ट जल होता है उसको जो हम उद्योगों में प्रयोग कर लेते हैं तो जो मीठा जल है ना उसके ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाता है। अगर आपको कहीं पानी की आवश्यकता है तो आप पानी की आवश्यकता, जो अपशिष्ट जल था, अपशिष्ट जल का आपने जो प्रसंस्कृत करके जल आपके पास पहुंचा उसका आपने यूज कर दिया। तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर पर इतना दबाव नहीं पड़ रहा है जितना पहले पड़ता था कि आप सिर्फ आप कह नहीं हम अपशिष्ट जल नहीं यूज करेंगे, हम तो वही बस ग्राउंड वाटर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है, ठीक है, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इसके माध्यम से क्या किया गया है, एक 150 करोड़ रुपए जुटाए गए तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। ठीक, और यहां पर देखा जाए इस प्लांट के माध्यम से यह प्लांट यह सुनिश्चित करता है कि अपशिष्ट जल बर्बाद ना हो, बल्कि इसके बजाय एक मूल्यवान संसाधन में बदला जाए जो शहर के औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करता है। इससे मीठे पानी के स्रोतों पर निर्भरता भी कम होती है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। भारत का इकलौता भेड़िया अभयारण्य, भारत का
इकलौता भेड़िया अभयारण्य कौन सा है, कहां पर है, चर्चा कर लेते हैं। झारखंड के लातेहार, ठीक है, लातेहार जिले के वन क्षेत्र, क्या नाम है इसका, महुआ डांडा। महुआ डांडा में देश का इकलौता भेड़िया अभयारण्य। परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला भेड़िया अभयारण्य अवस्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, आप झारखंड टिक करके आइएगा, ठीक है। और झारखंड में किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो महुआ डांडा क्षेत्र है, वही महुआ डांडा क्षेत्र में अवस्थित है। महुआ डांडा भेड़िया अभयारण्य भारतीय भेड़ियों के संरक्षण के लिए 1976 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। आगे चर्चा कर ले। महुआ डांडा भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। यह खास बात है कि जो ये लातेहार जिला है, ठीक है, महुआ डांडा कहां पर अवस्थित है, जो ये भेड़िया अभयारण्य है, वुल्फ सेंचुरी जो है, ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है ना, उसके बीच में अवस्थित है। यहां मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। जो महुआ डांडा क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनमें से 80% समुदाय जो है ये सरना धर्म का अनुयायी है। सरना जो धर्म है, ठीक है, उस धर्म का अनुयायी है। और जो सरना धर्म के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं को देवता मानते हैं। चलिए आगे देखें। एक किताब है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बुक्स जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और ये किताब जब भारत के सबसे महान मैथमेटिशियन के नाम पे हो तो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा करते हैं। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन। पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से 30 अप्रैल 2025 को पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा है। याद रखिएगा, राइटर कौन है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, इनके द्वारा लिखी गई है किताब, ठीक है। क्या है नाम किताब का, किताब का नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत की गहराई से इस पुस्तक में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो वाणी प्रकाशन और राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से 30 अप्रैल को इसका विमोचन किया गया। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की जयंती, जो 30 अप्रैल का दिन होता है, इसको दादा साहब फाल्के की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चर्चा कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये हर साल जो सिनेमा जगत है, सिनेमा जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था किसको प्रदान किया गया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, भारत के दिग्गज फिल्मकार धुंडीराज गोविंद फाल्के की 30 अप्रैल 2025 को 155वीं जयंती मनाया जा रहा है, जिन्हें श्रद्धापूर्वक भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। जो धुंडीराज, ठीक है, धुंडीराज गोविंद फाल्के है, इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। एक ऐसे दौर में जब देश में फिल्म निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, दादा साहब फाल्के ने अपने अद्भुत दृष्टिकोण, दृढ़ निश्चय और साहस के बल पर भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली यानी कि फुल लेंथ मूवी बना के तैयार की थी। नाम क्या था, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म कब बनी थी, 1913 में बनी थी, और ये आपका PYQ है, पूछा भी जा चुका है, पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। चलिए, इनकी इसी ऐतिहासिक पहल ने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी और आज विश्व में सबसे बड़ा फिल्म उद्योग के रूप में बन चुका है। भारतीय फिल्म उद्योग जो है, देखा जाए तो सबसे बड़े फिल्म उद्योग के रूप में भारतीय सिनेमा विकसित है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। वैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार वियतनाम में सारनाथ की पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शित करेगा भारत, ठीक है। वियतनाम में जो सारनाथ के बुद्ध अवशेष है उनको प्रदर्शित करने का कार्य किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय पहली बार 2025 में यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वैसाख के समारोह के दौरान वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेषों को एक प्रदर्शनी में आयोजित कर रहा है, ठीक है। बुद्ध अवशेषों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, किसके द्वारा, यहां पर संस्कृति मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं। यह प्रदर्शनी अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। तो परीक्षा से पूछे कि भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में वैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान बुद्ध के अवशेष को प्रदर्शित किया गया। वियतनाम में प्रदर्शित किया गया, और ये प्रदर्शन जो हो रहा था वियतनाम में प्रदर्शित किया गया, या प्रदर्शनी लग रही थी, ये प्रदर्शनी किसके द्वारा लगाई गई, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लगाई गई। और यहां पर संस्कृति मंत्रालय का सहयोग कौन कर रहा था, यहां पर संस्कृति मंत्रालय का सहयोग कर रहा था अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय
बौद्ध महासंघ इसका सहयोग कर रहा था। और यह पहली बार है जब यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वैशाख के समारोह के दौरान वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेषों की एक प्रदर्शनी लगेगी। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें पायल कपाड़िया के बारे में। पायल कपाड़िया बनी 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य। चर्चा कर लेते हैं। भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया, जिन्होंने कांस 2024 में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एट लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 78वीं कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य नामित किया गया है। ये है पायल कपाड़िया। इनको जो 78वां कांस फिल्म महोत्सव है ना, वहां पर इनको जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया 2025 के लिए। चलिए आगे देखें। 2025 के लिए पैनल में अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और लेखकों का वैश्विक मिश्रण सम्मिलित है, जिसमें प्रशंसित फ्रांसीसी अभिनेत्री जूलियट बुरेचो, क्या नाम है इनको, जूलियट बी नोचे, जूरी की अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता कर रही हैं। जूलियट बिनोचे जो है ये फ्रांसीसी अभिनेत्री है और ये जो जूरी है ना, उस जूरी की अध्यक्षता कर रही हैं। और उसी जूरी में पायल कपाड़िया को भी शामिल किया गया है। और पायल कपाड़िया की फिल्म का नाम जरूर याद रखिएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है। ये कांस फिल्म महोत्सव में देखा जाए तो ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता था। चलिए अगली खबर क्या है, स्पिरिचुअल सर्वे 2025। स्पिरिचुअल सर्वे 2025 जो है चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप कुंभ से रिलेटेड निबंध लिख रहे हो, बीपीएससी ने पूछा ही है कुंभ का निबंध। यूपीपीसीएस 100% पूछेगा कुंभ पे निबंध। अगर नहीं पूछ रहा है तो जीएस पेपर 5 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वहां भी नहीं पूछ रहा है, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाएगा निबंध से। तीन जगह आपका स्कोप है। और उसके साथ साथ में देखा जाए कहां पर और स्कोप हो रहा है, जीएस पेपर 6 में भी स्कोप हो रहा है। इकोनॉमी के सेक्शन में किस प्रकार से महाकुंभ का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को महाकुंभ ने किस प्रकार प्रभावित किया। अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में महाकुंभ की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, जीएस पेपर 3 में पूछ सकता है ये टॉपिक। तो इस वजह से देखा जाए जो कुंभ है, कुंभ इंपॉर्टेंट है ही है। और कुंभ से रिलेटेड जब क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो इस सर्वे को आप कोट कर सकते हैं आसानी से। चलिए चर्चा कर लेते हैं। स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में उत्तर प्रदेश के टॉप डेस्टिनेशन कौन से रहे, चर्चा करें यहां पर। स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को टॉप डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है टॉप डेस्टिनेशन के रूप में? अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को चुना गया है। यहां पर देखा जाए सर्वे में पसंदीदा स्थल के रूप में पर्यटकों, श्रद्धालुओं ने अयोध्या को चुना है। मतलब सबसे पसंदीदा स्थल कौन सा है? सबसे पसंदीदा स्थल जो है किसको चुना है? अयोध्या को चुना है। ठीक है, लगभग 22.55% लोगों ने अयोध्या को सबसे पसंदीदा स्थान चुना है। उसके बाद स्थान आता है प्रयागराज का। प्रयागराज में 19.96% लोगों ने चुना प्रयागराज को। और तीसरा स्थान आता है वाराणसी का। वाराणसी को 12.27% लोगों ने चुना कि ये टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, दैनिक यहां पर देखा जाए ये हिंदुस्तान की खबर है और हिंदुस्तान से ली गई खबर में आपको बताया भी गया है पसंदीदा जगह अयोध्या को कह रहे हैं 22.55% लोग, 19.96% लोग कह रहे हैं प्रयागराज को और 12.27% लोग कह रहे हैं वाराणसी को। ठीक है, वहीं पर जब उनसे पूछा गया कि पिछली बार वे कहाँ गए थे तो 22.68% लोगों ने कहा कि हम प्रयागराज गए थे, 27.32% लोगों ने कहा कि हम अयोध्या गए थे और 8.08% लोगों ने कहा कि हम वाराणसी गए थे। ठीक है, और उनसे जब ये पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, 32% लोगों ने कहा कि हम प्रयागराज जाएंगे। क्यों जाएंगे? कुंभ। ठीक है, कुंभ। चलिए, तो जो स्पिरिचुअल सर्वे था इसके बारे में आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, इनको याद कर लीजिएगा कि परीक्षा में आप इसको कोट कर दीजिएगा। केंद्र सरकार ने भारत के साथ दुनिया के 45 देशों के 3,52,388 श्रद्धालुओं के बीच यह सर्वे करवाया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा यह सर्वे करवाया गया था। 45 देशों के 3,52,388 श्रद्धालुओं के बीच में यह सर्वे हुआ था।
इसमें यह भी सामने आया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले घरेलू और विदेशी श्रद्धालुओं का औसतन देखा जाए तो 5,877.63, ठीक है, इतना पैसा खर्च हुआ इनका। यहां पर बताया गया है कि जो श्रद्धालु आए थे यहां पर औसतन, जो प्रत्येक श्रद्धालु आया वो औसतन कितना रुपया खर्च किया, ठीक है, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो। एक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में आया तो औसतन उसने लगभग 5,877.63 रुपए खर्च किए। जितनी आबादी आई थी तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए कि कुल कितने रुपए खर्च करके वो गए होंगे प्रयागराज में। ठीक है, चलिए आगे देखें। इस प्रकार महाकुंभ ने भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रचारित करने के साथ साथ प्रदेश की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही डाटा जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर दीजिएगा जब आप कुंभ से रिलेटेड निबंध लिख रहे हो, कुंभ से रिलेटेड टॉपिक पे आप लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो वहां पे आप औसतन ये डाटा लिख दीजिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए स्पिरिचुअल सर्वे में ये बात पता चली थी कि 45 देशों के 3,52,388 श्रद्धालुओं पर किए गए केंद्र सरकार के सर्वे से ये बात पता चली थी कि कुंभ आने वाले विदेशी या घरेलू श्रद्धालुओं ने औसतन 5,877.63 रुपए खर्च किए थे। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की पर्यटन के क्षेत्र में एक विस्तृत नजरिया प्रस्तुत करता है और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करता है। ये सारी बातें आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आज जो महत्वपूर्ण खबरें थी न्यूज़पेपर में उनमें हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न है आपके लिए, उन प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी कॉमर्शियल वाहनों में कूड़ेदान रखना अनिवार्य कर दिया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? और आज जो प्रश्न लगे हुए हैं यहाँ पर, ये प्रश्न एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। मैं सीधा बता दूं, एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट की पहली बार शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पश्चिमी खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं को आक्रामक खेलों की ओर आकर्षित करना, एशियाई पारंपरिक और आधुनिक खेलों का समावेश करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एमएमए की बढ़ती लोकप्रियता। ठीक है, तो आपको बताना है मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बढ़ती लोकप्रियता जो है इसी कारण से एशियाई खेलों में शामिल किया गया। अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य विशेष रूप से भारतीय भेड़ियों के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? पलामू टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, महुआ डांडा भेड़िया अभ्यारण्य, बद्रीनाथ अभ्यारण्य? कौन सा अभ्यारण्य है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में जूरी में भारत से किस फिल्म निर्माता को शामिल किया गया? ये परीक्षा में आपके पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। मीरा नायर, पायल कपाड़िया, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर? ऑप्शन चेंज कर देगा लेकिन जो सही आंसर है वो तो रहेगा ही रहेगा। प्रश्न संख्या 5, स्पिरिचुअल सर्वे 2025 के अनुसार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान प्रति यात्री औसतन कितना रुपया खर्च किया? कितना रुपया खर्च हुआ प्रति यात्री का? 2,436.54 रुपए, 5,877.63 रुपए, 4,230.10 रुपए या 6,145.72 रुपए? ठीक है, तो आपको बताना है औसतन, एक चाहे वो घरेलू हो या विदेशी पर्यटक हो, औसतन कितने रुपए खर्च किए उसने। अंतिम प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी धनराशि तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए? ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है आपसे पीवाईक्यू में, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया आपसे। इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए एक सूचना ये है कि करंट अफेयर्स का जो अप्रैल पैकेज था, अप्रैल का पैकेज आज हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, और अप्रैल महीने का जो टेस्ट है, ठीक, जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपको जो फुल टेस्ट है, ठीक, दो मई 2025 से इस टेस्ट को आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ की बता दूं,
हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको 3 मई को मिल जाएगा। ठीक है, 3 मई 2025 को पीडीएफ मिल जाएगा और टेस्ट 2 मई को आप लगा सकते हैं ऐप पर। ठीक है, ये जानकारी थी क्योंकि आप लोग तुरंत जैसे ही महीना आज खत्म हो रहा है और खत्म होने के बाद तुरंत कमेंट में आप मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कि सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, ग्रुप में आप मैसेज करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके लिए एक जानकारी यही है कि आप जानकारी इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही मंथ एंड होता है तो हमको सारे पीडीएफ को एक साथ कंपाइल करवाना होता है। ठीक है, मंथ एंड होता है तो हमको टेस्ट पूरा फिर से एक बार से अरेंज करवाना पड़ता है, फिर उसमें से हमको प्रश्न बनवाने पड़ते हैं दूसरे, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो वो जो थोड़ा समय है इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा जो त्रुटि रहित होगा। ठीक है, कोई भी उसमें त्रुटियां नहीं होंगी। जो भी फैक्चुअल एरर या डाटा एरर कोई हुआ होगा तो उस सबको पढ़ने में, चेक करने में, क्रॉस चेक करने में थोड़ा समय लगता है। उस समय को ध्यान में रखते हुए 3 मई को आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।